Assalamu alaikum. This is Dr. Nashawa and today I am going to discuss hypokalemia. Hypokalemia means decrease in the potassium level. But before discussing what hypokalemia is, you should know what is the normal level of potassium in our body. तो नॉर्मल जो बॉडी में सीरम पोटेशियम लेवल है दैट इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. तो कोई भी वैल्यू अगर 3.5 से कम है तो उसको हम हाइपोकलीमिया लेबल करेंगे और अगर 5 से ज्यादा है तो हाइपरकलीमिया. Hypokalemia is basically defined as potassium level which is less than 3.5 milli equivalent per liter. और 3.5 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर से कितना कम होगा ये डिसाइड करेगा सेवेरिटी ऑफ हाइपोकलीमिया. अगर बहुत थोड़ा कम है तो उसको हम माइल्ड हाइपोकलीमिया कहते हैं. एज सच उसको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर पोटेशियम का लेवल बॉडी में 2.5 to 3 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर है तो उसको हम मॉडरेट हाइपोकलीमिया कहते हैं. माइल्ड हम किस वक्त कहेंगे जब लेवल 3 से 3.5 के दरमियान में है. और अगर लेवल 2.5 से 3 के दरमियान में दैट विल बी मॉडरेट हाइपोकलीमिया. और अगर सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन 2.5 है तो उसको हम सीवियर हाइपोकलीमिया लेबल करेंगे. और ये बहुत डेंजरस कंडीशन है. इट नीड्स इमीडिएट मैनेजमेंट. उसके बाद है हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होते हैं हाइपोकलीमिया के. अब हर पेशेंट में यूं नहीं होगा कि पोटेशियम लेवल बैठे बैठे उसमें फॉल कर जाए. कुछ हमारे पास रीनल लॉसेस होते हैं, कुछ इंक्रीज होता है नॉन रीनल लॉसेस जैसे जीआईटी के थ्रू लॉस हो रहा है, स्टूल में लॉस हो रहा है, स्वेट के थ्रू लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग में कोई लेक्सेटिव यूज कर रहा है तब लॉस हो रहा है, डायरिया में बहुत ज्यादा लॉस होता है पोटेशियम का. और रीनल लॉसेस में हमारे पास क्या आता है कोई भी अगर डायूरेटिक्स ले रहा है एक्सेप्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स लाइक स्पाइरोनोलैक्टोन अगर वो ले रहा है तो उसमें तो पोटेशियम लेवल इफेक्ट नहीं होता. लेकिन अगर बाकी डायूरेटिक्स यूज कर रहे हैं तो पोटेशियम लॉस ज्यादा होता है जिसकी वजह से पेशेंट्स हाइपोकलीमिया में चले जाते हैं. इसलिए जब भी हम डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं हम उनके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स साथ साथ लाजमी कराते हैं ये देखने के लिए कि उनका जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो फॉल तो नहीं कर रहा. उसके बाद अगर कोई स्टीरॉइड यूज कर रहा है तब भी उसका पोटेशियम लेवल बॉडी में लो हो जाता है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में भी, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी, अगर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है उस केस में भी हाइपोकलीमिया होता है. क्योंकि जब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है तो पोटेशियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती. अब्जॉर्प्शन नहीं होती तो एक्सक्रीशन ज्यादा होती है और एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो फॉल करेगा. डीकेए में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इट इज बेसिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो उसमें भी यही होता है. तो इन सारी कंडीशंस में क्या होगा कि हमारी बॉडी से पोटेशियम लॉस जो है वो इंक्रीज होगा जिसके रिजल्ट में हाइपोकलीमिया हो जाएगा. देन अगर इनटेक कम है, डाइट ही ऐसी है कि पोटेशियम है ही नहीं उसमें तो उस भी पेशेंट्स हाइपोकलीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं. इंट्रासेलुलर शिफ्ट अगर हो गई है जैसे हाइपर वेंटिलेशन में होती है तो तब भी हाइपोकलीमिया डेवलप हो जाता है. कुछ एंडोक्राइन कंडीशन भी होती हैं लाइक कुशिंग डिजीज, बार्टर सिंड्रोम और इंसुलिन थेरेपी पे जो होते हैं वो भी हाइपोकलीमिया डेवलप करते हैं. तो मैकेनिज्म्स एज सच इसकी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉजेस पता होने चाहिए. क्योंकि अगर डायबिटीज का पेशेंट प्रेजेंट किया है मसल वीकनेस के साथ, पैरालिसिस के साथ तो आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सोचेंगे और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो सीवियर जीआई लॉस कराती है पोटेशियम का. और पोटेशियम अगर लॉस हो रहा है तो हाइपोकलीमिया. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी में ये डिटेल दी हुई है कि टोटल बॉडी डेफिसिट पोटेशियम का किस किस कंडीशन में होता है, अक्यूट कौन सी कंडीशन है जो पोटेशियम डेप्लीशन कराती हैं, पोटेशियम शिफ्ट कब होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर स्पेस. ये सारी फोर्थ ईयर की चीजें हैं. फाइनल ईयर में पैथोफिजियोलॉजी ऐसे नहीं पूछी जाती लेकिन आपको कॉजेज मेनली पता होने चाहिए. क्योंकि एक तो सिनेरियो जब भी आपने पिक करना है तो वो उसमें कोई ना कोई कॉज जरूर दी होगी हाइपोकलीमिया की. ठीक है, ताकि अगर लैब्स तक पहुंचने से पहले ही आपका डायग्नोसिस बन जाए. नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ हाइपोकलीमिया. हाइपोकलीमिया हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर पोटेशियम का लेवल थोड़ा बहुत फॉल हो गया तो इससे इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा हमारी बॉडी पे. तो उसमें दो बातें याद रखनी है. हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो हाइपोकलीमिया होता है दैट इज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड को ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, मॉडरेट ट्रीट करना पड़ता है लेकिन उसकी भी सेवेरिटी कम है. बट जो सीवियर हाइपोकलीमिया है दैट नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट. क्यों? क्योंकि जो सीवियर हाइपोकलीमिया है
वो मसल वीकनेस कॉज करता है और साथ में पैरालिसिस। और ये वाला पैरालिसिस आपने याद रखना है, जो हाइपोकलीमिया की वजह से पैरालिसिस होता है ये मेनली प्रोक्सिमल जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं उनको इन्वॉल्व करता है और उसके बाद फिर अपर एक्सट्रीमिटीज की तरफ स्प्रेड करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जीआईटी के मसल्स भी इन्वॉल्व कर लेता है, हमारी ओरल कैविटी के, हमारी जो फेस के मसल्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बहुत अनकॉमन है, ये बड़ी एक्सट्रीम केसेस में जाके होता है। स्टार्ट में जो आपके पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं वो मेनली प्रॉक्सिमल लोअर एक्सट्रीमिटीज में पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। दूसरी ये थी पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है हाइपोकलीमिया में कि रेब्डोमायोलाइसिस हो जाता है, मसल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है जो सिवियरली पोटेशियम डिप्लीटेड पेशेंट्स होते हैं उनमें। ठीक है, और ये वैसे नॉर्मली नहीं होता, अगर आपको सिवियर हाइपोकलीमिया है तो आपका मसल ब्रेकडाउन नहीं होता अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं या आप रेस्टिंग कंडीशन में। लेकिन जब आप कोई विगरस एक्सरसाइज करते हैं या कोई और मसल हर्ट होता है तो उस केस में रेब्डोमायोलाइसिस जो है वो ज्यादा सिवियरली डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी पेशेंट की। तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, मसल वीकनेस के साथ प्रेजेंट करेगा, अगर गट इन्वॉल्व हो गई है, जीआईटी इन्वॉल्व हो गई है तो पैरालिटिक आईलियस के साथ प्रेजेंट करेगा, हार्ट के मसल्स इन्वॉल्व हो गए या हार्ट में वैसे भी पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो उसकी कंडक्टिविटी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हार्ट का रिदम जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशेंट को अरिदमियाज हो जाएंगे। लेकिन अरिदमियाज मेनली हाइपरकलीमिया के साथ एसोसिएटेड हैं, हाइपो के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डाइजॉक्सिन थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को और उसको हाइपोकलीमिया भी है पहले, तो इंक्रीज उसका जो है कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेनली आपने याद रखना है कि जो लो पोटेशियम लेवल है वो मसल्स से रिलेटेड है, जो हाई पोटेशियम लेवल है वो हार्ट से रिलेटेड है। नो डाउट लो पोटेशियम लेवल भी इफेक्ट करता है हार्ट को, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं करता जितना हाई पोटेशियम लेवल करता है। ये थी हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होगी। तो डायग्नोस्टिक अप्रोच किसी भी डिजीज को जब भी हम डिस्कस करते हैं हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे, ड्रग्स, ड्रग्स का क्यों पूछेंगे, क्योंकि हमने डायूरेटिक्स यूज या स्टीरॉइड यूज को एक्सक्लूड करना है। डाइट का पूछेंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि पेशेंट जो है वो पोटेशियम डिप्लेटेड डाइट तो नहीं ले रहा। हम और साथ में क्या पूछेंगे कि डायरिया, आपको डायरिया तो नहीं रहता या आपको वॉमिटिंग तो नहीं रहती। इससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी से जो लॉस हो रहा है पोटेशियम का वो किस फॉर्म में हो रहा है। नेक्स्ट हमने हिस्ट्री ले ली, ये वाली सारी बातें पूछ ली, उसके बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसका बीपी देखेंगे, हम हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए देखेंगे, अगर कुशिंग्स है तो हम उसके फीचर्स देखेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप होता है हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो लैब टेस्ट इस केस में, हाइपोकलीमिया के केस में हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे। इसमें मेनली हमारे पास दो चीजें ही आती हैं, सीरम सोडियम एंड सीरम पोटेशियम लेवल, तो ये हम देखते हैं। इसके अलावा हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं, सीरम क्रेटिनिन देखते हैं, यूरिनरी पीएच देखते हैं और साथ में हम ईसीजी भी करा लेते हैं। ईसीजी क्यों करवाते हैं, क्योंकि हाइपोकलीमिया जो है वो अरिथमियास करा रहा था, वो टेकीकार्डिया करा रहा था, तो इसलिए फिर हम पेशेंट की ईसीजी भी करा लेते हैं। तो मेन आपने जब भी डायग्नोसिस पूछा जाए हाइपोकलीमिया का तो ये वाले सारे पॉइंट्स इसी तरह से लिखने के। सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में जी ये 3-4 बातें पूछेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन करेंगे और फिर हम टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट कराने के बाद उसके एंड में हम एक ईसीजी भी करा लेंगे पेशेंट की हार्ट इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए। चलें जी, अब हमने डायग्नोज कर दिया कि पेशेंट को हाइपोकलीमिया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि अगर किसी का लॉस हो रहा है तो वो कम करेंगे, अगर इनटेक कम है तो इनटेक बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर ये हम उस केस में करेंगे अगर माइल्ड या मॉडरेट हाइपोकलीमिया है, अगर सीवियर है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे फिर। तो हम ओरल भी दे सकते हैं हम पोटेशियम को विद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। और अगर पेशेंट ओरली टॉलरेट नहीं कर पा रहा, जैसे कि पेशेंट को वॉमिटिंग है पहले से ही, तो हम उसको फिर आईवी पोटेशियम देते हैं। और आपने एक बात याद रखनी है, हाइपोकलीमिया के पेशेंट को जब भी रिहाइड्रेट करना है
उसके लिए नॉर्मल सेलाइन यूज करनी है, डेक्सट्रोज यूज नहीं करना, क्योंकि जब भी आप डेक्सट्रोज यूज करेंगे या ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में यूज करेंगे वो बॉडी में पोटेशियम लेवल को मजीद डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए रिहाइड्रेशन हाइपोकैलेमिया के पेशेंट में नॉर्मल सेलाइन के साथ करनी है। इसके अलावा मैग्नीशियम लेवल भी देखेंगे हम, एल्ब्यूमिन लेवल भी देख सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा इतना ज्यादा रोल नहीं है। मेनली हमने एक पोटेशियम रिप्लेस करना है ओरली या आईवी, और हमने रिहाइड्रेशन करनी है नॉर्मल सेलाइन के साथ, हमने डेक्सट्रोज यूज नहीं करना। उसके बाद ये स्टेप अप से ये नंबर 1 है, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हाइपोकैलेमिया का। ये मैंने ऐड कर दिया है। सबसे पहले कॉजेज हैं, तो कॉजेज वही जो हमने टेबल में डिस्कस किए हैं, यहाँ पे वही सारे जीआईटी कॉजेज हैं, रीनल कॉजेज हैं, अदर कॉजेज में बाकी सारे कॉजेज लिखे हुए हैं, हार्मोन रिलेटेड कॉजेज जितने भी हैं। उसके बाद है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट, तो हमें ट्रीट किस तरह से करना है पेशेंट को, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम सबसे पहले कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, लॉस को कम करेंगे, अगर इनटेक कम है तो उसको बढ़ा देंगे। हम पोटेशियम KCl की फॉर्म में हम यूज करते हैं और वो हम ओरल यूज करते हैं, और ओरल मेथड जो है दैट इज द प्रेफर्ड एंड द सेफेस्ट मेथड। लेकिन अगर ओरल पेशेंट जो ओरल KCl है उसको टॉलरेट नहीं कर रहा तो उस केस में फिर हम IV यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा सेकंड पेज है ट्रीटमेंट का। हमने IV KCl यूज किया, उसके अलावा हम कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल भी पेशेंट का करा सकते हैं। अगर हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया है तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं। लेकिन आपने एक बात जहन में रखनी है, अगर हमने पेशेंट के कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल करना है और उसको और करवाया है और उसका मैग्नीशियम लेवल जो है वो लो आया है, और तो हम जितना मर्जी पोटेशियम इन्फ्यूज करते जाएं, पेशेंट का पोटेशियम लेवल करेक्ट नहीं होगा जब तक कि हम उसका हाइपोमैग्नीसीमिया ट्रीट नहीं करते। तो इसलिए हमने उसका हाइपोमैग्नीसीमिया पहले करेक्ट करना है, उसके बाद हम पोटेशियम करेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप अप का ही फ्लो चार्ट है, इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बताई हुई हाइपोकैलेमिया की, ये आपने एक दफा देख लेना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट हाइपोकैलेमिया। अल्लाह हाफिज।